Good morning, everyone. Good morning, Sneha. Good morning, Ajay. Good morning, Kashish. Good morning, Kashish. Good morning, Kamini. सौम्या, आपका वो फॉर्म का हो गया पूरा प्रोसेस? पंतनगर वाले का? बताओ सौम्या, पंतनगर वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया आपका? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है अपना एटम्स। ठीक है, तो ये सारे देखो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है, इसमें मैक्सिमम फॉर्मूला ही है और सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही यहाँ से आता है। ठीक है, ऐसे ही इससे पिछला वाला चैप्टर भी था। तो एटम्स के बारे में बेसिकली ये सारी चीजें वही हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ी थी। मैक्सिमम फॉर्मूला आपको वही मिलेंगे जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखे हैं, कुछ ही बस दो चार चीजें अलग हैं यहाँ पे। तो केमिस्ट्री वाला अगर आपको चैप्टर सही से समझ आ गया था, वहां पर अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो ये वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एटॉमिक मॉडल्स के बारे में भी हमने वहां पर पढ़ा था कि रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, बोर्स मॉडल फिर उसके बाद आया था वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अच्छा मेरे को ये बताओ, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम जो आया था, इससे पहले कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके बेसिस पे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बना था? कोई बताएगा? थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि रदरफोर्ड मॉडल से पहले कौन सा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसके बेसिस पर रदरफोर्ड मॉडल बनाया गया था? उस अल्फा एक्सपेरिमेंट का नाम पार्टिकल। क्या था? अल्फा पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, तो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। जिसमें अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई गई थी। किसके ऊपर करवाई थी? कौन सी फॉइल थी वो? किस मेटल की फॉइल? गोल्ड गोल्ड गोल्ड। गोल्ड। तो गोल्ड मेटल की थिन फॉइल ली थी जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग करवाई थी। और उसके बाद ये जो है रिजल्ट या आउटकम मिला था कि भाई जो मैटर जो एलिमेंट होता है या जो एटम होता है, एटम का जो मतलब ओवरऑल स्पेस है मोर देन 90% या 99% के आसपास एटम का जो स्पेस होता है वो खाली होता है। एंड बीच में वहां पर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का वो वाला एक्सपेरिमेंट था जिसे हम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसका दूसरा नाम पता है क्या किसी को? इसका एक और नाम भी है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो है आपका गीगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कई बार जो है इस नाम से भी पूछ लिया जाता है। एक बार मुझे याद है जब मेरा बोर्ड एग्जाम था 12th का 2017 में, तो उससे पहले 2016 में ये क्वेश्चन आया था गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एंड बेसिकली वो था ही वो कौन सा? अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो गीगर मार्सन बेसिकली कौन थे? ये रदरफोर्ड के दोनों मतलब स्टूडेंट थे। तो इन्होंने भी साथ में मिलकर एक्सपेरिमेंट किया था, तो गीगर मार्सन एक्सपेरिमेंट के नाम से भी इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है। इसके बाद क्या बनता है? आपका रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम बनता है। ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई एटम में सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और उसके अंदर फिक्स्ड ऑर्बिट्स में फिक्स्ड एनर्जी शेल्स में क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं। तो उसी के बेसिस पर अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखे हैं जो आपको याद ही करने होंगे। पहला है द फोर्स बिटवीन द अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस इज गिवन बाय। अब मेरे को ये बताओ ये कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर? कोई बताएगा? ये कौन सा वाला लॉ है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था?
कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ आपको पता है चार्जेस के बीच में लगाया जाता है अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पर बोला है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हम किसको कहते हैं, 2He4 को कहते हैं। 2He4 मतलब ये जो हीलियम का एटम है इसी को आप क्या कहते हो, अल्फा पार्टिकल कहते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे दो इसका एटॉमिक नंबर और 4 इसका मास नंबर हो गया, जहां पर 2 क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और 4 मास नंबर का मतलब क्या है कि 2 प्रोटॉन होंगे और 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। बिकॉज आपको ये पता है कि ये जो 2He4 अगर सपोज इसको लिखते हैं तो ये जो नीचे लिखा होता है ये इसका एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा उसके चार्ज के ऊपर। अगर कोई भी एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में है तो एटॉमिक नंबर हमेशा उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के नंबर के बराबर होगा। लेकिन अगर कोई भी एटम के ऊपर चार्ज है, अगर प्लस चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां से गायब हो चुके होंगे और नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन वहां पर ऐड हो चुके होंगे। लेकिन प्रोटॉन का नंबर हमेशा हमेशा किसी भी कंडीशन में आपके एटॉमिक नंबर के बराबर ही होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके बेसिस पर कि भाई प्रोटॉन्स का जो नंबर है वो यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई अगर चार्ज नहीं है सपोज, तो हम ये बोल सकते हैं बेसिस के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, मतलब वैसे होता है। और लेकिन ये आपका जो एटॉमिक नंबर है वो यही है, 2He4 के बराबर, ठीक है। तो प्रोटॉन का नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। और इसके बाद अगर आप देखोगे टोटल जो मास नंबर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा है। तो हम यहाँ से न्यूट्रॉन का नंबर निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकाल सकते हो, अगर मास नंबर से प्रोटॉन का नंबर माइनस कर दोगे, यानी कि 4 - 2 = 2। और इलेक्ट्रॉन का नंबर भी यहाँ पर कितना होगा, 2 के बराबर ही होगा, क्योंकि ओवरऑल अभी आपको कोई चार्ज अगर इसके ऊपर नहीं दिख रहा तो प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर ही होगा या एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको जो फॉर्मूला मिलता है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग की गई थी अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, जो जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था, और ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस किसका है, सपोज जैसे अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब चल रहा था तो न्यूक्लियस किसका हो गया, ये आपका गोल्ड फॉइल का या गोल्ड एटम का न्यूक्लियस होगा। तो जब मतलब एटम के पास, गोल्ड एटम के पास कौन पहुंचा, अल्फा पार्टिकल पहुंचा, तो तब की बात कर रहे हैं कि उसके बीच में यहाँ पर फोर्स कितना रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपका किसके पास हो गया, अल्फा पार्टिकल के पास हो गया। और यहाँ पर आपका क्या बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियस है उसमें भी आपका, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से यहाँ पर ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रही है, कोई भी नेगेटिव साइन आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर अल्फा पार्टिकल की बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर जो आपको टोटल चार्ज दिखेगा वो आपको प्रोटॉन की वजह से, मतलब 2 प्रोटॉन दिख रहे हैं, तो उसका भी चार्ज कितना हो गया, 2 के बराबर हो गया। अब E से मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि कोई भी प्रोटॉन हो या कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो स्मॉल e के बराबर होती है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होती है। अब ये प्लस माइनस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन जो आपका नेचर ऑफ पार्टिकल है। अगर प्रोटॉन होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, इलेक्ट्रॉन होगा तो वो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो 2e जो है ये किसका हो गया, अल्फा पार्टिकल का हो गया। अब ये जो Ze लिखा है, Ze का मतलब क्या है, Z यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब गोल्ड का जो भी एटॉमिक नंबर होगा उसको एटॉमिक नंबर के ई से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि प्रोटॉन में, मतलब उसके पास कितने प्रोटॉन है या प्रोटॉन का टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। तो हम एटॉमिक नंबर से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, प्रोटॉन के नंबर के बराबर होता है हमेशा। इलेक्ट्रॉन का नंबर भले ही डिफरेंट हो सकता है, अगर मान लो वो आयन की फॉर्म में पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, लेकिन प्रोटॉन का नंबर हमेशा फिक्स रहेगा जो कि उसके एटॉमिक नंबर के बराबर ही होता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो भी होगा वही उसका क्या बन जाएगा, प्रोटॉन का नंबर बन जाएगा। और अगर आप उसको ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी जो उसके पॉजिटिव चार्ज या न्यूक्लियस के ऊपर होगी। तो इस तरीके से आप ये फोर्स का जो है फॉर्मूला बना सकते हो, 1/4πε0 2e into Ze अपॉन R स्क्वायर। R क्या हो गया, उनके बीच की दूरी, यानी कि जो आपका गोल्ड एटम का न्यूक्लियस है और जो आपका हीलियम एटम का न्यूक्लियस है या जो अल्फा पार्टिकल है,
उन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, वो होगी r। तो सिंपल से आपने कूलम्ब्स लॉ यहाँ पर इस्तेमाल करा और कुछ भी नहीं करा, ठीक है। तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल हो गया एंड पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस, एंड z इज द एटॉमिक नंबर। और z किसका एटॉमिक नंबर होगा, जिस पर आप बॉम्बार्डिंग करवा रहे हो। अब मान लो ये एक्सपेरिमेंट में आपको बोल दिया कि भाई गोल्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और यूज कर रहे हैं, सिल्वर कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर मान लो आपको दे दिया, तो उसके एटॉमिक नंबर की वैल्यू आपको z की जगह यहाँ पर रख देनी होगी, आपको फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। ये समझ आ गया सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है आपका डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी चाहो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो। इसकी डेफिनेशन है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये एक ऐसा मिनिमम डिस्टेंस होता है किस किस के बीच में, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, कौन सा न्यूक्लियस, अगर हम गोल्ड को यूज कर रहे हैं यहाँ पे तो गोल्ड का न्यूक्लियस हो जाएगा। तो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल जस्ट बिफोर इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू 180 डिग्री is defined as the distance of closest approach, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये आपकी यहाँ पर सपोज ये आपका यहाँ पर आपका क्या है, गोल्ड फॉइल है, एंड गोल्ड फॉइल का मान लो ये एक न्यूक्लियस है, इस तरीके से ये गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस है, और यहाँ से क्या आ रहा है, मान लो अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो अल्फा पार्टिकल जब इधर की तरफ इस पर बम्बार्डिंग इसकी करवाई गई है, तो मिनिमम ऐसा कौन सा वाला डिस्टेंस होगा अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड एटम के बीच में, जब क्या हो कि आपका जो ये अल्फा पार्टिकल है वो वापस क्या हो जाए, टर्न हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये धीरे धीरे जैसे क्या हो रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है इस तरीके से। अब मान लो ये पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ पर पहुंच जाता है, ठीक है, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो अब देखो अल्फा पार्टिकल भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। मतलब अल्फा पार्टिकल के अंदर जो प्रोटॉन्स है, ठीक है, अल्फा पार्टिकल का जो न्यूक्लियस है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका गोल्ड एटम का न्यूक्लियस है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कहने का मतलब है जब ये इसके पास आ रहा होगा तो एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन आएगी कि इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स जनरेट हो जाएगा। अब रिपल्सिव फोर्स के बाद क्या होगा कि ये मान लो यहां तक पहुंचा, इस पोजीशन तक, यहां पर पहुंचने के बाद ये क्या होगा, वापस टर्न हो जाएगा, यानी कि उल्टा घूम जाएगा, और उल्टा घूमने के बाद इस वजह से, इसकी वजह से जो ये न्यूक्लियस है गोल्ड एटम का, इसकी वजह से जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये वापस अपने रास्ते को फॉलो करने लग जाएगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है, कौन सा, ये वाला डिस्टेंस, जहां पर आकर अल्फा पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले और उल्टा घूम जाए, किसकी वजह से, रिपल्सिव फोर्सेस की वजह से। क्योंकि पहले तो जब क्या है, दूर से अगर अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग करवाई गई है उसकी, तो पहले तो उसको नहीं पता कि आगे उसको न्यूक्लियस मिलने वाला है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही होगा, ठीक है। अगर उसे पता होता तो वो पहले ही क्या हो जाता, दूर भागता, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्सेस जनरेट होंगे। तो पहले उसे नहीं पता था, वो आता गया पास में आता गया, लेकिन एक ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन आएगी, एक ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा जिस पर क्या होगा, उसको ये पक्का कंफर्म हो जाएगा कि भाई सामने क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज उसके पास खुद भी है और पॉजिटिव चार्ज अगर सामने भी है तो सामने वाला पॉजिटिव चार्ज उसका क्या है, दुश्मन है। तो उस दुश्मन की वजह से इसको अपना रास्ता क्या करना पड़ेगा, वापस घुमाना पड़ेगा, यानी कि ये उल्टा घूम जाएगा 180 डिग्री से और वापस अपने रास्ते पर पीछे मुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ ये क्लोजेस्ट अप्रोच बोलते हैं, और इसको हम आर नॉट से डिफाइन करते हैं। तो ये जो आर नॉट का फॉर्मूला आपके पास आता है, ये आता है 1/4πε0 2ze² अपॉन k के बराबर, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है, और ये जो आपका k है, ये k बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, तो इसको भी आप ध्यान रखना, ठीक है, के ई लिख सकते हो आप इस फॉर्मूला को। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का 1/4πε0 2 z क्या हो जाएगा, z आपका एटॉमिक नंबर हो गया किसका, गोल्ड फॉइल पे अगर बॉम्बार्डिंग हो रही है तो उसका हो जाएगा, और e की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो 12 mv², ठीक है। तो ये किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपके जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है उसकी जितनी भी वेलोसिटी होगी
उस वेलोसिटी को, उसके मास को यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वेलोसिटी का स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई और 1/2 से मल्टीप्लाई, तो आपको अल्फा पार्टिकल की क्या मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, और वही काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर नीचे रखनी होती है। ठीक है, तो इससे आपको टोटल क्या मिल जाता है, इससे आपको मिल जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला। आ गया समझ में ये सभी को? Yes, sir. Sir. ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये छोड़ो, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर। उसके बाद है द रिलेशन बिटवीन द ऑर्बिट रेडियस एंड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, तो ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन किस किस के बीच में, ऑर्बिट रेडियस के बीच में। ऑर्बिट रेडियस क्या होता है, मतलब क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, काफी सारे शेल बने हैं, शेल को ही हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। एंड उस ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। तो वो जो आपकी ऑर्बिट की रेडियस है, मान लो अगर ये आपका न्यूक्लियस है, बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ क्या बने होंगे, काफी सारे शेल बने होंगे या काफी सारे ऑर्बिट बने होंगे। ठीक है, तो ये जो आपका ऑर्बिट होगा, इसकी जो रेडियस है, ऑर्बिट रेडियस का मतलब कि न्यूक्लियस से लेके ये जो ऑर्बिट तक का डिस्टेंस है, ये हमने कह दिया क्या है, ऑर्बिट रेडियस है, मान लो स्मॉल आर से मैंने डिनोट कर दिया। और दूसरा साथ में किसके साथ रिलेशन निकाला है, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी, यानी कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी भी एटम में, और उसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट की रेडियस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक हमने ऑर्बिट ले लिया, उस ऑर्बिट में मान लो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उस ऑर्बिट की रेडियस अगर हमारे पास r है, और उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो उस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी है, v के बराबर है, तो उसका रिलेशन ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 mv²। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि r इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 ई स्क्वायर अपॉन mv²। ठीक है, तो ई स्क्वायर अपॉन mv², ये जो है ये रिलेशन हो जाएगा किसका, ऑर्बिट रेडियस और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी का। अब ये रिलेशन आते कैसे, ये देखो केमिस्ट्री में मैंने ये सारी चीजें पढ़ा दी थी, तो अगर आप उसको चाहो तो रिवाइज कर लेना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभी हमको बस ध्यान क्या रखना है, ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, क्योंकि फॉर्मूला से ही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं आपके इस चैप्टर से, या इससे पीछे वाले चैप्टर से, और इसके बाद वाला जो चैप्टर है उससे भी। तो सीधे सीधे आपको फॉर्मूला का एप्लीकेशन करना होता है। तो ये सब जब आपको फॉर्मूले याद रहेंगे, हो सकता है कि एक दो फॉर्म मतलब दो से ज्यादा भी फॉर्मूले आपको एक साथ लगाने पड़ जाए, उनको यूज करना पड़ जाए, तो फॉर्मूला आपको यहाँ पर अच्छे से याद होना चाहिए। तो ई तो आपका क्या हो गया, चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया, या चार्ज ऑन वो हो गया आपका, मतलब वही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया। 4πε0, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता ही है। अच्छा बताना जरा, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 8.85 into 10⁻⁻12. यूनिट क्या है? बताओ भाई, यूनिट क्या है? यूनिट नहीं पता भाई, यूनिट नहीं पता और डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करने को आ गया, फिर क्या करोगे, फिर यूनिट बनाते रहोगे। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट जो है ध्यान रखना, वैसे निकालने को तो आप कूलम्स लॉ वाले फॉर्मूला से सीधे सीधे यूनिट निकाल भी सकते हो, बट ध्यान रखोगे तो आपका टाइम ही बचेगा। ठीक है, तो 8.85 into 10⁻⁻12 ये आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो गई। m क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया आपका, और v क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और r जो है यहाँ पर वो क्या हो गया आपका, ऑर्बिट रेडियस होगा। तो ये रिलेशन हो जाता है आपका ऑर्बिट रेडियस और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी के बीच में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं द काइनेटिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एटम। तो ये यहाँ पर ध्यान रखो कि हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करें, क्योंकि अगर कोई दूसरा एटम लेंगे तो उसके लिए z से भी हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये रिलेशन भी हमने कर रखा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, एंड हाइड्रोजन एटम के लिए पहले हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है,
तो ये हो गया, और उसके बाद आर तो वही हो गया आपका शायद ऑर्बिट रेडियस, और उसके बाद जो है आपका के काइनेटिक एनर्जी हो गया, ई आपका चार्ज एंड 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 8πε0 की वैल्यू आप रख सकते हो। और उसके बाद है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो कितना हो जाएगा -e²/4πε0 आर के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी और किसके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के। ओके, अब अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी में अगर ये वाला पोटेंशियल एनर्जी आप प्लस कर देते हो तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और टोटल एनर्जी जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, -e²/8πε0 आर के बराबर आ जाएगी। चाहो तो हम यहाँ पर इसको करके भी देख सकते हैं। टोटल एनर्जी जो है, मान लो E कह दिया हमने, और ये किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी जो वो कितना दे रखा है, e²/8πε0 आर के बराबर दिया हुआ है, और प्लस उसके बाद माइनस यहाँ पर आ जाएगा e²/4πε0 आर के बराबर। अब जो कॉमन दिख रहा है वो कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ऊपर हमको कॉमन क्या दिख रहा है, e² दिख रहा है, ठीक है, e² ऊपर कॉमन दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है, 4 एक तो कॉमन दिख रहा है, 4πε0 आर, ये हमको कॉमन दिख रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा ऊपर, और नीचे क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि e²/4πε0 आर अगर आपने कॉमन निकाल लिया तो जब आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो नीचे 8πε0 आर बनेगा। तो 1/2 बचा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया, यहाँ पर भी 1 बचा, और यहाँ पर क्या आ गया, नीचे 1 ही रहेगा, क्योंकि 4πε0 आर आपने कॉमन निकाल लिया। अब ये क्या है, 1/2 में से 1 अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, -1/2 आएगा। आधे में से अगर 1 माइनस करेंगे तो माइनस का हाफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, e²/4πε0 आर, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको -12 से। तो -12 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्या आ गया, -e², और नीचे 4 × 2 करोगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, πε0 आर के बराबर। तो ये क्या हो गई, आपकी टोटल एनर्जी हो गई। तो ये देख सकते हो, यही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, -e²/8πε0 आर। तो ये आपकी क्या हो गई, टोटल एनर्जी हो गई, क्योंकि टोटल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ठीक है। समझ आ गया सभी को? Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आपने पढ़ा था वहां केमिस्ट्री वाले चैप्टर में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस ऑन अ डार्क बैकग्राउंड एंड इट इज स्पेसिफिकली नोन एज हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो देखो, इस चैप्टर को अच्छे से करने के लिए आप केमिस्ट्री का अगर वो चैप्टर अच्छे से कर लेते हो तो आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता था, देखो एमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जब हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो लाइट को क्या करता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था, सॉरी एब्जॉर्ब नहीं, रिलीज करता था। रिलीज कब करता है, जब आपका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आता है, यानी कि हायर ऑर्बिट नंबर से लोअर शेल में आएगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो क्या करेगा, लाइट को एमिट करेगा या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करेगा, एंड उससे क्या बनता था, एमिशन स्पेक्ट्रम बनता है। और इसका उल्टा क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जब आपका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट शेल से अपर ऑर्बिट शेल में जब क्या कर रहा होता है, ट्रांसफर हो रहा होता है, तो वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है, और वो जब एनर्जी या लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तब क्या बनता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनता है। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में आपका डार्क कलर का बैकग्राउंड होगा, और डार्क कलर के बैकग्राउंड के ऊपर क्या होती है, ऊपर डिस्क्रीट ब्राइट लाइंस होती है। और अगर आप इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होता है, डार्क लाइंस मिलती हैं आपको ब्राइट बैकग्राउंड पे, दोनों में उल्टा होता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपको ब्राइट बैकग्राउंड के ऊपर डार्क लाइंस मिलेंगी, और एमिशन स्पेक्ट्रम में डार्क बैकग्राउंड के ऊपर ब्राइट लाइंस मिलेंगी। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, और इसके बाद एक वेव नंबर का रिलेशन है। वेव नंबर मैंने आपको बताया था, वेव नंबर बेसिकली क्या होता है, 1/λ, यानी कि वेव लेंथ के रेसिप्रोकल को ही हम क्या कहते हैं, वेव नंबर कहते हैं, और इसको न्यू बार से डिनोट करते हैं। न्यू का मतलब तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और न्यू बार का मतलब क्या होता है, वेव नंबर होता है। और ये जो वेव नंबर होता है ये 1/λ के बराबर होता है, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। तो न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ हो गया, और इसका एक फॉर्मूला जो आता है, आई थिंक ये लाइमन सीरीज से ये वाला फॉर्मूला आया था, ठीक है, लाइमन सीरीज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल आर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1/n1² माइनस 1/n2², ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया है, नहीं दिया है आर की वैल्यू, किसी को याद है ये आर की वैल्यू क्या थी?
9.1 समथिंग। हाँ मतलब क्या कहते हैं इसको, कौन सा कांस्टेंट कहते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट। ये तो आर क्या होता है आपका, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। आर जो है वो आपका क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट होता है। ठीक है। और इस रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है इसकी वैल्यू जो है वो है आपकी 1.0973 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ पर मीटर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो देखो मैं यही कह रहा हूँ आपसे कि केमिस्ट्री का वो वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ लो, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये सारी चीजें हमने सारे डेरिवेशन किए थे उस टाइम पे कि भाई रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कैसे आती है। रेडबर्ग कांस्टेंट की भी हमने दो अलग अलग टाइप की वैल्यूज देखी थी। ठीक है, तो वो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। तो ये आपका सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला हो गया वेव नंबर का, जो कि आप इससे निकाल सकते हो। 1/n1² माइनस 1/n2² का मतलब है, n1 का मतलब क्या हो गया कि जो उसकी इनिशियल पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, और n2 का मतलब क्या हो गया कि फाइनल पोजीशन क्या है जब आपका इलेक्ट्रॉन या तो अपर ऑर्बिट में जंप कर रहा है या फिर लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। तो वो आपका क्या हो गया फाइनल, आपकी फाइनल उसका क्या हो गया, ऑर्बिट नंबर हो गया। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए प्लीज आप उस चैप्टर को जरूर रिवाइज कर लेना, भले ही चाहो एनसीईआरटी से पढ़ लो, तो आपको ये सारी जितनी चीजें हैं आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। ओके, एंड उसके बाद जो है, हाँ एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो लिखी है, ये भी मैंने आपको पहले बताई थी कि एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी आपके एटम्स होते हैं एलिमेंट के, उनका सबका जो क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है, चाहे आप एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करो, तो वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पर हम क्या पता लगा सकते हैं, अगर मान लो कोई भी नए एलिमेंट की डिस्कवरी होती है तो हम ये वाला टेस्ट भी करके देखते हैं जो कि आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आता है। तो इसी से हमें पता लग पाता है कि भाई ये एलिमेंट जो है ये पुराने वाले एलिमेंट से कोई एलिमेंट मिलता जुलता है या फिर कोई नया ही एलिमेंट है। तो ये जो आपका स्पेक्ट्रम है, एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये हमारे नए एलिमेंट्स को डिस्कवर करने के भी काम आता है, क्योंकि हर एलिमेंट का एमिशन या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग अलग दिखाई देता है, मतलब यूनिक होता है। तो ये चीज हमने पढ़ी भी थी कि भाई जैसे सारे ह्यूमंस का फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, वो भी आपका हर एटम का क्या होता है, यूनिक होता है। द स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल लाइंस टर्म्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम। इट प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वही है, मतलब हर एटम का क्या होगा, अलग अलग यूनिक आपका क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम होता है या एमिशन या अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, जिसके बारे जिससे हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से पता चल पाता है। ठीक है, उसके बाद है द एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज। तो ये देखो, ये हमने सारी सीरीज के बारे में पढ़ा था कि लाइमन सीरीज क्या होता है, बालमर सीरीज क्या होता है। ठीक है, लाइमन, बामर, पार्शियन, ब्रैकेट, फंड, तो ये पांच आपकी सीरीज हमने पढ़ी थी। तो देखो इसमें हमारा फॉर्मूला आपका वही था, न्यू इज इक्वल टू आर सी 1/n1² माइनस 1/n2²। अब ये ध्यान रखना होता है कि लाइमन सीरीज में जो n1 की वैल्यू हो जाती है वो 1 हो जाती है, क्योंकि लाइमन सीरीज आपकी कब बनती है, जब आपका इलेक्ट्रॉन वन से ऊपर वाले किसी ऑर्बिट से फर्स्ट वाले शेल में क्या आ रहा होता है, वापस लौट कर आ रहा होता है, तो उस टाइम पे आपकी लाइमन सीरीज फॉर्म होती है। ठीक है, और यहाँ पर एन की वैल्यू जो वो 2 से स्टार्ट होती है। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि हमने ऐसे करके पढ़ा था कि इन सभी सीरीज में जो n1 की वैल्यू होती है वो मान लो कुछ भी है, n1 जो भी होगा वो मतलब है। ठीक है, n1 की वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पर क्या हो गई, लाइमन सीरीज में 1 हो गई, तो n2 की वैल्यू हमेशा क्या होती थी, n1+1 से स्टार्ट होती थी, n1+1 n1+2 इस तरीके से होती थी। तो n1+1 करोगे तभी वो सबसे पहला क्या आएगा, n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बाल्मर सीरीज में क्या होता है, n1 की वैल्यू 2 हो जाती है, और जो आपका n2 है वो आपकी n1+1 n1+2, यही सेम फॉर्मूला रहता है। तो n1 की वैल्यू अगर 2 है तो सबसे पहला यहाँ पर n2 क्या बनेगा, 3 बनेगा, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एंड सो ऑन। तो ऐसे करके चलता रहेगा। पार्शियल सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। ब्रैकेट सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है, और फंड सीरीज में n1 की वैल्यू क्या होती है, 5 होती है। ठीक है, तो ये इससे क्या आप निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला।
ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी वाले बेसिस पर आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जो है, मतलब फॉर्मूला तो देखो एक ही है, बस n1 की वैल्यू सब में चेंज हो जाती है और n2 की वैल्यू क्या हो जाती है, n1 + 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आर सी जो कांस्टेंट है, या फिर हम इसको आर एच भी बोलते हैं, ये भी आपका एक तरीके का रेडबर्ग कांस्टेंट ही था। इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, उसकी वैल्यू शायद थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि ये जो आपकी आर सी है, या फिर आप इसको आर एच भी बोल सकते हो, ठीक है, ये भी आपका वही है, रेडबर्ग कांस्टेंट ही है, और इसकी वैल्यू वही है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ी थी ना, 1.096777 इंटू 10⁻7, ठीक है, पर मीटर। तो ये भी लिख सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे आर एच की वैल्यू 1096777 लिख सकते हो, मतलब 677 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है आपकी किसकी वैल्यू हो गई, आर सी या फिर आर एच की वैल्यू हो गई। तो यही फॉर्मूला लगा के आप सारी सीरीज को जो है पढ़ सकते हो, और इस सीरीज पर बेस्ड जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये सारी सीरीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि भाई जो केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, एटॉमिक एटॉमिक स्ट्रक्चर करके जो चैप्टर है केमिस्ट्री में, चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा था, उसको प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसमें आपको कोई भी फिर डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो देखो रदरफोर्ड एटम की, रदरफोर्ड मॉडल के बाद कौन सा आया था, बोर्स मॉडल आया था, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए आया था, या आप बोल सकते हो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आया था। मतलब हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का मतलब क्या हो गया कि या तो He+ हो गया, ठीक है, या Li2+ हो गया, और उसके बाद क्या होता है, Pe3+ हो गया। तो ये सारी क्या है, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज है। तो बोर का जो मॉडल था वो आपका हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल था, या आप बोल सकते हो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल था। ठीक है, मतलब जिसमें भी आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है आपका हाइड्रोजन एटम के लिए क्या क्या चीजें इन्होंने बताई थी, तो पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स known as stationary orbits in which the angular momentum of the electron is an integral multiple of h by 2 pi where h is the Planck's constant। तो ये वाला पहला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट पर भी क्वेश्चन आते हैं आपसे। ठीक है, तो इन्होंने ये बोला था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, यानी कि जो एल की वैल्यू होती है, एल से डिनोट करते हैं एंगुलर मोमेंटम को, तो एल की जो वैल्यू होती है वो आपकी एन एच बाई 2 पाई के बराबर होती है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये होता है कि एन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, उसका जो आपका वो होगा, मतलब जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो एच बाई 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इंटीग्रल का मतलब है कि यहाँ पर एन क्या है, इंटीजर है। इंटीजर का मतलब क्या है, 0 1 2 3 इस तरीके से सारी पॉजिटिव वैल्यू, या फिर -1 -2 -3 इस तरीके से सारे होल नंबर्स की नेगेटिव वैल्यू, यानी कि सारे होल नंबर या फिर उनकी नेगेटिव वैल्यू, उसी को हम इंटीजर कहते हैं। तो ये जो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, nh/2 के बराबर होता है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, h/2 का। तो ये बोर्स मॉडल का या बोर का पहला स्टेटमेंट था जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में दिया था। और ये भी बोला था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्टेन परमिटेड ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एंड mth ऑर्बिट्स be En and Em respectively, then the electron jumps from nth to mth orbit, the radiation frequency nu is emitted such that। तो देखो इन्होंने ये बोला था कि मान लो अगर कोई आपका इलेक्ट्रॉन है वो nth ऑर्बिट में था या फिर mth ऑर्बिट में था, और इनमें से किसी में से क्या करता है, nth वाले से mth ऑर्बिट में क्या करता है, जंप करता है। यानी कि मान लो कोई भी ऑर्बिट है, किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट से दूसरे किसी ऑर्बिट में जंप कर रहा है, उसके बाद जो यहाँ पर रेडिएशन निकलेगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है कि जब आपके हायर ऑर्बिट नंबर से लोअर ऑर्बिट नंबर में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो क्या होता है, एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन या रिलीज करता है रेडिएशन इलेक्ट्रॉन, बताओ बताओ भाई। Emit. एमिट करता है, ठीक है।
तो जब भी हायर ऑर्बिट नंबर से या हायर शेल में से इलेक्ट्रॉन आपका जंप करता है लोअर ऑर्बिट या लोअर शेल में, तब आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशन को। और जब आपका लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप करता है तो क्या करता है, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। तो उसी केस के लिए कह रहे हैं कि जब nth ऑर्बिट से mth ऑर्बिट में आपका क्या करेगा, जंप करेगा, तो रेडिएशन फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है, रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी जो एमिट हुई है, यहाँ पे एमिट होने का मतलब क्या है, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जंप कर रहा है। जो कंडीशन आपको दी है वो आपको ये वाली कंडीशन दी है कि हायर ऑर्बिट नंबर से लोअर ऑर्बिट नंबर में जंप कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जब आपकी रेडिएशन एमिट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है तो उसका फॉर्मूला या उसका रिलेशन आप इससे बना सकते हो। ठीक है, तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, en का मतलब क्या है, n जो है वो आपका ऑर्बिट नंबर ज्यादा है m से, यानी कि क्योंकि अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में अगर जंप कर रहा है तो en का मतलब क्या हो गया कि nth ऑर्बिट की जो एनर्जी थी, ठीक है, उसमें से आपने क्या करा, mth ऑर्बिट की एनर्जी को अगर माइनस कर दिया तो वो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, h न्यू के बराबर हो जाएगा। और h न्यू आपको पता है क्या होता है, रेडिएशन की एनर्जी होती है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था या फोटोन के बारे में पढ़ा था। तो जो फोटॉन्स यहाँ पर रिलीज हो रहे होंगे, जो रेडिएशन रिलीज हो रही है वो किसके फॉर्म में होगी, फोटोन के फॉर्म में, और उस फोटोन की जो एनर्जी वो h न्यू के बराबर हो जाएगी, जो उन दोनों के शेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि मान लो अपर ऑर्बिट की एनर्जी 10 है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी 7 है, तो टोटल कितनी एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी कितनी मिली, 10 - 7 यानी कि 3 मिली, और यही 3 एनर्जी h न्यू के बराबर होगी, जिसमें h की वैल्यू रख के आप न्यू जो फ्रीक्वेंसी वो कैलकुलेट कर सकते हो। और इस वाली फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहते हो, बोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन कहते हो। तो ये एक बार आई थिंक ये पेपर में पूछा भी गया सीधे सीधे कि भाई इनमें से बताओ कि बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल क्या है या बोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन क्या है। तो इसी इक्वेशन को कहते हैं कि भाई अपर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जब भी जंप कर रहा है तो अपर ऑर्बिट की एनर्जी माइनस लोअर ऑर्बिट की एनर्जी ये एच न्यू के बराबर होगी, जहां पर एच न्यू क्या है, ये एनर्जी है किसकी, रेडिएशन जो आपकी एमिट हुई है उसकी एनर्जी है। इसी को हम बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल कहते हैं या बोर्स फ्रीक्वेंसी इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को, बोर्स फ्रीक्वेंसी रूल। Yes, sir. ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है बोर के अपने, एक तो हमने वहां पर भी पढ़ा था वेलोसिटी और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, और एक यहाँ पर भी है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आपका चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वीएन का मतलब nth ऑर्बिट में, यानी कि n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी होगी, सेकंड ऑर्बिट में कितनी होगी, थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी।